हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। मेरा नाम है गुलाम घोष और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं का वर्गीकरण, जहां हम जानेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, यानी कि जो भी संख्याओं के प्रकार है सभी को समझेंगे ताकि इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन हमको बनाते बने और सवाल भी समझ में आए, क्योंकि संख्याओं के प्रकार को ना समझते हुए ही बहुतों को गणित बनाने में या उसके संबंधित सवाल बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इसके पहले प्रकार से हम शुरू करते हैं। संख्या के वर्गीकरण के अंदर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्या क्या है और किसे कहते हैं। तो हम ये कहेंगे, इसका जो परिभाषा है वो होगा 1 से अनंत तक के सभी धनात्मक पूर्णांक या सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं। तो 1 से अनंत तक के सभी धनात्मक संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं अनंत तक। तो ये जो साइन है ये अनंत का साइन है। तो 1 से लेके अनंत तक के सभी धनात्मक संख्याएं ही क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब इन संख्याओं का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक है, जोड़ने, गुणा करने, भाग करने जैसी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, है ना, गिनने में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 से निरंतर ये आगे बढ़ते रहता है। तो ये है हमारा प्राकृतिक संख्या। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो है 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी। और कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो उसका जवाब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को आप जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये अनंत तक जाता है, कहीं भी रुकता या खत्म होता नहीं है। दूसरा है हमारा वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अच्छा, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट किया जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, है ना, इसे कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या वह है जिसमें हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दें। तो जो है प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याएं बनती है। जैसे सबसे पहले आप जान लो, होल नंबर का कैपिटल जो है हमारा W, यही इसका साइन होगा होल नंबर का, ठीक है। तो हम यहाँ W से डिनोट करेंगे 0, और बाकी जो प्राकृतिक संख्या था 1 से अनंत तक, यही आगे बढ़ते रहेगा, मतलब 0 से इसकी शुरुआत होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 0 से शुरुआत होगा। जब प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या वो है 0 है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत तक जाती है, यानी इसको भी बता पाना नामुमकिन है कि ये कौन सा होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। और जो तीसरे प्रकार का संख्या होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। तीसरा जो होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। इसे हम इंटीगर्स के नाम से जानते हैं, इंटीगर्स नंबर। और इसका जो संकेत होता है वो कैपिटल I होता है। तो पूर्णांक संख्या की जो परिभाषा है वो होगी कि शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का समूह, ऋणात्मक संख्याओं का समूह ही क्या होता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या होगा? धनात्मक संख्याएं भी होंगी,
ऋणात्मक संख्याएं भी और शून्य संख्याएं भी। जैसे तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे में है ना, इसका जो संकेत होगा वो होगा i। तो इसमें को हम जब लिखेंगे तो इसमें होगा, मान लो यहाँ शून्य, तो शून्य भी होगा, शून्य के आगे +1 +2 +3 +4 +5 और ऐसे ये भी जाएगा अनंत काल तक। और 0 से नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये भी जो है अनंत काल तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक के सभी धन पूर्णांक जो है वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिसका संकेत n है। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं, जिसका संकेत w है और ये भी शून्य से लेकर अनंत तक जाता है। फिर है तीसरा पूर्णांक संख्याएं, जिसमें शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है। तो इसका जो संकेत है वो है I, इंटीग्रल्स बोला जाता है इसको। तो ये है शून्य, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं। तो ये हो जाता है हमारा पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम आगे देखेंगे चौथे नंबर पर। तो इसका सबसे जो भाज्य संख्या का जो सबसे आसान परिभाषा होता है वो ये होता है कि इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उनको ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप सबसे पहला इसमें शामिल होता है 4। 4 क्या है? 4 एक है भाज्य संख्या, क्योंकि 4 का जो गुणनखंड है वो क्या है ना, 4 किससे किससे भाग जाएगा, एक या 4 किस किस पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में 4 है, 2 के पहाड़े में 4 है और 4 के पहाड़े में 4 है। दूसरा जो है हमारा 6 का जो गुणनखंड है वो है 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और खुद 6 के पहाड़े में। फिर आप देखो हमारा क्वेश्चन 8 देख लो, 8 में 1 के पहाड़े में 8 है, 2 के पहाड़े में 8 है, 4 के पहाड़े में 8 है, खुद 8 के पहाड़े में भी 8 है। यानी इन सब का गुणनखंड आप देखोगे ना तो क्या मिलेगा, 2 से अधिक ही देखने को मिलता है। इसके साथ अगर आप भाज्य संख्याओं में देखो 9 को, तो 9 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी गुणनखंड 2 से अधिक है। जैसे 9 1 से भाग चला जाएगा, 9 का 3 से भाग चला जाएगा, 9 का 9 से भी भाग चला जाएगा, है ना। तो 2 से अधिक है तो ये हो गया भाज्य संख्या। मतलब कि किसी भी संख्या को भाज्य संख्या तब माना जाएगा जब वो 1 और स्वयं के अलावा बाकी अन्य संख्याओं से भाग जाए। जैसे 4 का भाग 1 से जा रहा है और स्वयं 1 4 से भी जा रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 से भी जा रहा है, मतलब 1 और स्वयं के अलावा। जैसे 6, 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी इसका गुणनखंड है। 8 में देखो 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से। 9 का 1 और 9 के अलावा 3 से। जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वही क्या होंगे, हमारे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें जो हम एग्जाम्पल लिखें तो फिर हमारा होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 और ऐसे करके करते ये चलता जाएगा। ठीक है। दूसरा इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होता है 5वां पॉइंट, जो है अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का क्या है कि जिस तरीके से भाज्य संख्याएं में केवल 2 से अधिक गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, जबकि अभाज्य संख्या में संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। किसी भी संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है ना। पहला है आपका 1 और एवं दूसरा क्या होगा, स्वयं वही संख्या। स्वयं वही संख्या भी क्या होगा इसमें देखने को मिलेगा, जैसे अभाज्य संख्या में। ठीक है। जैसे कि आप देखो 2 क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2, क्योंकि 2 किससे भाग जाएगा, 2 1 से भाग जाएगा और 2 से, यानी कि 1 से और स्वयं के संख्या से। दूसरा 3 भी क्या होगा हमारा, 1 से भाग जाएगा उसका और 3 से जाएगा। फिर हमारा है 5, स्वयं 1 से भाग जाएगा और 5 से। 7 के साथ भी वही है, 1 से भाग जाएगा और 7 से इसका भाग जाएगा।
इसके बाद 11 आता है, 11 भी 1 से भाग जाएगा और स्वयं 11 से। इसके अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको भाग दे, 2 को, 3 को, 5 को, 7 को, 11, 13, 17। तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम लगातार जाल डाल सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, है ना। फिर इस तरीके से आपका 37 हो जाएगा और इस तरीके से ये नंबर बढ़ते जाता है। तो जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वो होता है हमारा 2। तो इस तरीके से हमने जाना कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे जहां हम पढ़ेंगे सम और विषम संख्या के बारे में, है ना। ये तो भी बहुत से बच्चे जानते हैं, बहुत से लोगों को, बच्चों को नहीं पता। सबसे मुख्य समस्या ये है ना कि लॉकडाउन के बाद वाले जो बच्चे हैं, जो लॉकडाउन के पीड़ित हैं, उनको सम विषम भाज्य अभाज्य जैसी बातें समझ ही नहीं आती। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भाज्य और अभाज्य, 5 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। 6वें नंबर पे हम यहाँ देखेंगे सम संख्या। यहाँ हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है? सम संख्या कि जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से भाग चली जाएं, जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएं और उनका शेषफल कितना हो? 0 हो, तो वे सम संख्या क्या होंगी? सम संख्या होगी। तो वे सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से भाग चली जाएं और उनका शेषफल 0 हो, तो वही संख्याएं क्या होंगी? हमारी सम संख्याएं होंगी। इसकी पहचान भी है सम संख्या, क्योंकि संख्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, है ना, 5-5, 6-6 अंकों की, 7-7 अंकों की, 10-10, 15-15 अंकों की। तो इसकी पहचान ये है कि सम संख्या का जो इकाई होता है, इकाई में हमेशा आपको या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 दिखेगा। ठीक है, तो जिन संख्याओं के इकाई में हमेशा आपको 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 देखने को मिल जाए, वे संख्याएं ही सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये तो जानते ही हम कि 2 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 12 लिया, अगर हम 12 को भाग करें किससे? 2 से, तो क्या आएगा? 12 6, जैसा कि हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 4 को, अब 4 को आप 2 से भाग करो तो 2 दूनी 4, 2 2 4, यानी 2 के टेबल में 2 बार पढ़ने से 4 कट गया, कोई भी रिमाइंडर या कोई भी शेषफल नहीं बचा, है ना। तो 2 के पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्याएं ही क्या होंगी? सम संख्याएं। जैसे सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो होती है 2, फिर होता है 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे चलते जाएगा, है ना। 2 का टेबल आपको समझ लो कि अनंत काल तक चलते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर बड़े संख्याओं को उठा ले, मान लो 72 है, अब 72 को हम भाग करें तो 72 2 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा हमारा? 2 3 6, 1 और ये 2 मिला तो हुआ 12 और 2 6 12, कितना आया हमारा? 36। 72 को हमने 2 से भाग किया तो कितना आया हमारा? 36, यानी कि 36। कोई भी शेषफल यहाँ नहीं है, पूरी तरीके से ये नंबर कट गया। तो यही हमारा पहचान है कि किसी भी नंबर के इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 देखने को मिल जाए तो वो क्या होगा? हमारा सम संख्या होगा। बड़े संख्याओं को देखो, जैसे ये नंबर देखो, है ना, 382, 1040, ठीक है, 15,000 तुम्हारा 26,
जो भी संख्या है, एक के इकाई में 0 है, एक के इकाई में 2 है, एक की इकाई में फिर 0 है, एक की इकाई में 6 है, मान लो यहाँ 0 की जगह में 8 कर दें, जिसके भी इकाई में ये नंबर देखने को मिल जाए आप समझ जाओ कि वो सम संख्या है। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो है विषम संख्या के बारे में। ठीक है, यहाँ हम जानेंगे किसके बारे में, विषम संख्या। तो सम संख्याओं की पहचान हमने जाना कि क्या था, ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे। विषम संख्या जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, और इसकी जो पहचान है वो ये कि विषम संख्याओं का भाग 2 से नहीं जाएगा और हमेशा शेषफल 1 मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि विषम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, पूर्ण रूप से तो विषम संख्याओं का जो परिभाषा है वो ये है कि विषम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता और हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भी विषम संख्या होंगी जब भी उसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 से, तो वो पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं, शेषफल में हमेशा 1 बचेगा। इसकी जो पहचान है वो क्या है कि इकाई में, विषम संख्या के इकाई में हमेशा क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, या तो अकेले में भी। ठीक है, तो इसमें जो संख्याएं होंगी, उदाहरण अगर हम आपको दें, है ना, जैसे तो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और ऐसे चलते चलते अनंत काल तक आपकी ये नंबर चलते रहेंगे। तो 1 से शुरू होता है और 1 के गैप में, मतलब कि दोहरा आप देखोगे, 1, 2 छोड़े 3, 4 छोड़े 5, 6 छोड़े 7, तो इस तरीके से बढ़ेगा। बड़ी संख्याएं होंगी जैसे कि यहाँ से 11 से देखो, 2 अंकों की संख्या है, जैसे 11, इकाई में 1, यहाँ इकाई में 3, यहाँ इकाई में 5, यहाँ इकाई में 7, यहाँ इकाई में 9, तो ये रिपीट होता है। तो जिस संख्या की भी इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9 देखने को मिल जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अच्छा, सम संख्या और विषम संख्या को जानना, या पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सबको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गणित में सवाल 9वीं 10वीं 8वीं के सवाल जो है ना, और छोटे क्लास के सवाल, खासकर तो 8वीं से 10वीं के बीच के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में भी इसके सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत एक नंबर बोल देगा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत एक नंबर है, तो बताओ कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या है। फिर उसको आप प्रश्नानुसार सेट करते हो एक समीकरण के रूप में और फिर उसको हल करते हो। ठीक है, इसलिए सभी संख्याओं का अच्छे से पहचान होना जरूरी है कि विषम क्या है, सम क्या है, पूर्ण की संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है। तो इस प्रकार अभी हमने संख्याओं के 7 प्रकार को देखा। हमने अभी सम विषम संख्या पढ़ा और उससे पहले हमने भाज्य अभाज्य संख्या भी देखा था। तो भाज्य संख्या में तो अभाज्य संख्या में उसके और प्रकार भी होते हैं, जिसमें पहला है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, है ना, वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। 8वें नंबर पे हम जानेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो इसका जो परिभाषा होता है कि वे दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक 1 हो
वही क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हमारा क्या है, संख्याएं में क्या होगा 2 3। अब 2 3 का माध्यम समापवर्तक अधिकतम क्या निकलेगा 1। फिर 11 और 13, इसका भी माध्यम समापवर्तक अधिकतम कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा। फिर आगे देखें अगर तो जैसे 16 और 9 19 और 25 अगर हम देख लें तो इसका भी महत्तम समापवर्तक अधिकतम क्या आएगा 1 आएगा। इसका भी महत्तम समापवर्तक क्या आता है 1 आता है। मतलब दो ऐसे संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद 9वां नंबर में हमारा आता है होता है युग्म अभाज्य संख्याएं। अब युग्म का मतलब समझ में आ रहा है कि जोड़ा, युग्म क्या बनता है जोड़ा। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जो जोड़े में हो, तो ये क्या होती है ना, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं ही क्या होता है युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, समझ में आया आपको। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का युग्म ही क्या कहलाएगा, युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। जैसे सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है 2 और दूसरा क्या है 3, 2 क्रमागत है। फिर देखो 5 और 7, फिर क्या है 11 और 13, फिर 17 और 19, ये सब क्या है क्रमागत भी है। जैसे 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या 7 ही आता है तो क्रमागत भी हो गए और दोनों का जोड़ा बन गया। 11 के बाद 13 आता है, 17 के बाद 19 आता है अभाज्य संख्या। तो यही बोल रहा है कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का युग्म ही क्या होगा, युग्म अभाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने संख्याओं के 9 प्रकार को समझा है। ठीक है, इसको जानने के बाद हम यहाँ 2 और संख्याओं के बारे में जानेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नंबर को समझने में ना हो। ठीक है, तो हमने अभी तक 9 प्रकार की संख्याओं को जाना है। आगे हम पढ़ेंगे 10वें नंबर पे परिमेय संख्या, जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या या जो रैशनल नंबर है इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसका जो डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी ऐसे कोई भी नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख दें वो परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहलाते हैं। किंतु इसमें एक कंडीशन भी है, किंतु q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ऊपर p के तरफ 0 हो सकता है, नीचे q की तरफ 0 नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्याओं का अगर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे उदाहरण के तौर पे, तो मान लो 1/2, 4/5, है ना, 3/10, ये सभी किसके एग्जाम्पल है परिमेय संख्याओं के। 7/15, ठीक है, 100/500, ये सभी क्या है परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। -4/15, ये सभी परिमेय संख्या है। अगर ऐसे है 0.2 तो भी वो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाया जा सकता है। ऐसे दिया है मान लो 40, ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लग जाएगा उसके। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाया जा सकता है, या नीचे किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 है तो उसको हटाया जा सकता है, ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। तो ये है परिमेय संख्या के उदाहरण आदि। और जो सवाल बोल रहा है ना कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जो हमने लिखा फॉर एग्जांपल यहाँ 1/2, तो 1/2 में जो 1 है यही p है और नीचे का q है, यानी p के में ऊपर 1 नंबर होना चाहिए, q नीचे 1 नंबर होना चाहिए। अब ऊपर जो नंबर है उसको हम कहते हैं हिंदी में अंश या डिनोमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है q, ये कभी भी 0 ना हो,
है ना। तो अगर हमने नंबर लिखा 0/2, 0/5, 0/2, 1, कुछ भी, ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी नंबर हो, तब ये तो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर ऊपर कुछ भी नंबर हो और नीचे 0 हो जाए तो वो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यानी और 0 कहाँ है, नीचे, नीचे क्या होता है, q, यानी q बराबर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम जानेंगे संख्याओं के 11वें प्रकार को, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं, अब इरैशनल नंबर क्या है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जिन्हें कर सकते हैं वो परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर कहलाएंगी, और जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में, मतलब ऊपर अंश और नीचे हर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ना हो जहाँ, वहाँ हम उसको अपरिमेय संख्या या इरैशनल नंबर के नाम से ही जानेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि करनी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे √2। अब √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 में √2 कभी भी रूट के बाहर नहीं आता, अगर आएगा तो उसमें पॉइंट्स में मान आएंगे, है ना। √3 ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय है, सॉरी √6 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात का ध्यान देना है कि अगर √4 लिखा हो तो √4 को हम √2 × 2 कर सकते हैं, जिससे 2 का जोड़ा बन के 2 बाहर आ जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। तो √4 क्या बनता है लास्ट में, 2, और 2 एक सिंपल नंबर है, और सिंपल नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। इसलिए रूट में ऐसे नंबर होना चाहिए जिनका रूट वर्ड ना निकल पाए, ठीक है। जैसे 2 अगर रूट से बाहर करेंगे पॉइंट्स में नंबर आएंगे, 3 के साथ √5, √7, √6, ठीक है, √8, √10, ये सब के साथ वही होगा। अगर √9 है तो उससे 3 बाहर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ साइन है, जैसे ये क्या है हमारा, ये पाई का साइन है। पाई के साइन का भी वैल्यू क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर एक रूट वर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसे भी एज अ इरैशनल नंबर या अपरिमेय संख्या के रूप में डिनोट करेंगे या परिभाषित करेंगे। तो इस तरीके से अभी तक हमने संख्याओं के 11 प्रकार को जाना, 11 प्रकार को समझा कि संख्याएं क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं, उनकी पहचान क्या है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमारे बच्चों के मिडिल क्लास में और 9वीं 10वीं में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है तो वहाँ भी इनके परिचय से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बहुत प्रकार के सवाल बनते हैं, है ना। परिमेय संख्या से सवाल बनता है, सम विषम संख्याओं से बनता है ना। सम संख्या का मैंने उदाहरण दिया था कि पूछ देगा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कुछ नंबर है, बोलेगा दिया है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो जिसको सम संख्या का कॉन्सेप्ट पता है वो आराम से निकाल लेगा, ठीक है। तो इसलिए इन प्रकार को जानना और इसके कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के बाद अंत में हम 2 और चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक होगा वास्तविक संख्या और दूसरा होगा अवास्तविक संख्या, ठीक है। तो 2 और बातों को हम यहाँ जानने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला है हमारा वास्तविक संख्या, सॉरी पहला नहीं 12वां, ये हो गया वास्तविक संख्या या कि रियल नंबर। हालांकि इसको शुरू में ही पढ़ना था बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित
हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या होता है, ये इस तरीके का जहाँ बीच में 0 हो, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत काल तक जाएगा ये। इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो यही है एक तरीके का संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पे जो नंबर हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, है ना। सिंपल उदाहरण आपको दिख ही रहा है, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याओं के उदाहरण है। लास्ट में हम देखेंगे 13 नंबर में, वो होता है अवास्तविक संख्याएं। अब अवास्तविक संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर, कहाँ, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो भाई जो भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्याएं। जैसे -√2 -√3 -√7, सारे रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या है, माइनस में है, इसलिए क्या है, ये अवास्तविक संख्याएं हैं। और ये जो संख्याएं हैं ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं होती हैं। जबकि अगर संख्याएं रूट वाली हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो अगर √2 है तो इसमें कहीं भी माइनस नहीं है, इसकी एक वैल्यू अगर हम रूट को हटाएं तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इससे पता चलता है कि ये तो हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक नंबर है 1.5, ठीक है, तो यहाँ क्या है 1 और 2 के बीच में क्या निकलेगा 1.5, तो संख्या रेखा पर हमने दिखा दिया। ठीक है, लेकिन ऐसे नंबर जो माइनस में होते हैं रूट, इनको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता। एक है पाई की वैल्यू भी हम जानते हैं 3 पॉइंट समथिंग होता है, 7 8 9 ऐसे कुछ होता है, एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 3 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो इसकी भी वैल्यू को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही था कि जो हमने लगभग 13 प्रकार के संख्याओं को जाना, जहां हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, सम विषम, परिमेय अपरिमेय, भाज्य अभाज्य, है ना, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में जाना, ताकि सभी प्रकार के नंबर्स के जो क्लासिफिकेशन है या डिवीज़न हम इसको जान सकें, ताकि सभी प्रकार के नंबरों के प्रकार हम जान सकें, उनकी पहचान को समझ सकें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।